राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। अभी तक स्टूडेंट हम लोग संबंध चैप्टर मतलब एनसीईआरटी के इकाई फर्स्ट का फंक्शन और फलन में संबंध का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम ये देखें कि संबंध क्या है, संबंध के क्या प्रकार होते हैं, संबंध का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सारी बातें हो गई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पिछले अगर लेक्चर्स को हम देखें तो संबंध के 7 प्रकार का हम स्टडी कर चुके हैं। इम्पटी रिलेशन हम लोग जो स्टडी किए, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक दो रिलेशन का और भी स्टडी अनिवार्य है और इसके स्टडी करने के बाद हम प्रॉब्लम करेंगे स्टूडेंट। जैसे एक जरूरत हमें पड़ेगा एंटी साइमेट्रिक रिलेशन का, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन मीन्स हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए का, मीन्स समुच्चय ए पर संबंध और इसके प्रकार का स्टडी कर रहे हैं। का प्रकार कर लेते हैं। टॉपिक हमारे पास था समुच्चय ए पर संबंध का प्रकार। ये संबंध में चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें 8वां जो चैप्टर है, 8वां जो टाइप है, वो टाइप हमारा है एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। आप इसे प्रतिसम्मित संबंध कहेंगे। ध्यान देंगे, पिछले लेक्चर्स में हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन का स्टडी किए थे और साइमेट्रिक रिलेशन को हम लोग सम्मित रिलेशन कहते हैं। मीन्स अगर इसके हिंदी की बात करेंगे तो सम्मित संबंध कहेंगे और उस शब्द में साइमेट्रिक में एंटी शब्द लगा दिया गया है, तो ये प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। अब ये प्रतिसम्मित संबंध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इस रिलेशन को, क्योंकि जेई के मेंस और एडवांस में कहीं भी एनसीईआरटी के सिलेबस में साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, आइडेंटिटी, इनवर्स और इम्पटी
और साथ में एक और हम वहां पढ़े थे, इनवर्स रिलेशन। तो इसका टॉपिक मिलता है, तो ऑप्शन में ये शब्द आपको मिलेगा एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को सीखना अनिवार्य है। समुच्चय ए पर संबंध और प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर implies A equals to B। अब इस संबंध, अगर उस संबंध में ये रिलेशन है तो इसे एंटी साइमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटी साइमेट्रिक relation if order pair AB belongs to R and order pair BA also belongs to R implies A equals to B। अब ये A और B जो डाटा हमारा है वो सेट ए से बिलोंग करेगा। चूंकि समुच्चय ए पर ही संबंध की बात कर रहे हैं, समुच्चय ए पर संबंध की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसका एलिमेंट ए और बी वो दोनों सेट ए से ही बिलोंग करेगा। इस रिलेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए इट रिलेटेड टू बी एंड B is also related to A implies A equals to B। इनइक्वलिटीज के रिलेशन में यह रिलेशन एंटी साइमेट्रिक को शो करेगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण A लेस देन इक्वल्स टू B है और B लेस देन इक्वल्स टू A है। ए का वैल्यू बी से कम है या बराबर है, और दूसरा संबंध है कि बी का वैल्यू ए से कम है या बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल हो सकता है कि ए इक्वल्स टू बी हो, ए इक्वल्स टू बी हो, मीन्स यहां आपका a इक्वल टू बी हो गया। तो ये संबंध आपसे पूछा जाए, a इज लेस देन इक्वल्स टू b एंड b इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू a implies a इक्वल्स टू b, ये कौन सा संबंध है? तो ये संबंध आपका एंटी साइमेट्रिक मीन्स प्रतिसम्मित संबंध हो जाएंगे। एक और उदाहरण सबसेट के केस में ले। ए अगर सबसेट है बी का और बी अगर सबसेट है ए का, इस प्रकार से ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका अर्थ है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो सबसेट से जो आपका रिलेटेड संबंध है, यह भी संबंध आपका जो है एंटी साइमेट्रिक रिलेशन को शो करेगा, प्रतिसम्मित संबंध को बताएगा। तो आपको दोनों एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका अर्थ है कि ए इक्वल्स टू बी होगा, और ये दोनों संबंध आपको
बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर सपोज करते हैं कि ए और बी बराबर नहीं है, तब प्रतिसम्मित संबंध को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब ये हमारा पहला डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। हम इसमें और भी डिफिनेशन इसमें ले सकते हैं। यदि ए इज नॉट इक्वल टू बी, आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। सम्मित संबंध कहलाता है। यदि ए बी ऑर्डर पेयर तथा बी ए ऑर्डर पेयर दोनों एक साथ संबंध का अवयव नहीं हो, एक साथ आर में नहीं हो। अब देखिए, यह भी संबंध है। अगर ये भी हम डिफिनेशन लेंगे, खास करके इस केस में, अगर ए इक्वल्स टू 1 2 3 है, अब ये आर एक संबंध है जिसका एलिमेंट 1 2 है, ऑर्डर पेयर 1 2 है। तो ये कैसा संबंध है? तो ये संबंध हमारा एंटी साइमेट्रिक संबंध होगा, क्योंकि इस रिलेशन में 1 2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए ये संबंध जो है, आर जो है हमारा प्रतिसम्मित संबंध होगा। है ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। कहने का अर्थ है, यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है विद्यार्थियों को। क्या क्रिएट होता है कि ऐसा विद्यार्थी हमारा सोच लेता है कि जो संबंध सम्मित नहीं है वह संबंध प्रतिसम्मित होगा। कहने का अर्थ है कि साइमेट्रिक का आप अपोजिट एंटी साइमेट्रिक सोच लेते हैं, तो यह सोचना गलत होगा। यह सोचना गलत होगा। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है, यहां तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो यह सम्मित नहीं है, आर जो है सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है ये, और प्रतिसम्मित संबंध है। जैसे सम्मित संबंध के लिए हमने आपको कहा था कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन के अंदर बिलोंग करे और बी ए भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करे, तो इस संबंध को हम सम्मित कहते हैं। तो हमारे स्टूडेंट ये सोचता है कि इसके हिसाब से 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। और डिफिनेशन यहां कहता है कि दोनों ऑर्डर पेयर अगर एक साथ रिलेशन में नहीं आते हैं तो एंटी साइमेट्रिक होगा, प्रतिसम्मित होगा। तो उससे विद्यार्थी हमारे खोज लेते हैं कि प्रतिसम्मित होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि बहुत सारे ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जो सम्मित भी नहीं हो और प्रतिसम्मित भी नहीं हो। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, एक अनदर एग्जाम्पल का चर्चा करते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3, आर इक्वल टू 1 2 2 1 और 2 3। ये एक रिलेशन है। ऑर्डर पेयर 1 2 है, ऑर्डर पेयर 2 1 है और ऑर्डर पेयर 2 3 है।
अब ये रिलेशन हमारा सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? 1-2 ऑर्डर पेयर आर में है, तो इसके हिसाब से आप कहेंगे कि 2-1 ऑर्डर पेयर भी आर में है। लेकिन सेकेंड वाले को जब देखेंगे कि 2-3 आर के अंदर लाइज कर रहा है, तो 3-2 ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं है। इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं रखता है, ए पर नहीं है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं। एक स्टेटमेंट ये हो गया। अब देखते हैं, ये प्रतिसम्मित भी नहीं है। क्यों प्रतिसम्मित नहीं है? इसलिए नहीं है कि 1-2 आर के अंदर है और 2-1 भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर है। तो यहां तो कह रहा था कि ए बी ऑर्डर पेयर और बी ए ऑर्डर पेयर दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, तो यहां तो आ गया, यहां आ चुका है। इसलिए हम कहेंगे कि आर प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखें कि आर हमारे पास में सम्मित भी नहीं है और प्रतिसम्मित नहीं है। इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट में यह लिख दें कि यह आवश्यक नहीं है कि अगर संबंध सम्मित नहीं होगा तो प्रतिसम्मित अवश्य होंगे। ऐसा संभव नहीं है, आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, अगर संबंध यहां देख रहे हैं कि सम्मित संबंध नहीं है तो प्रतिसम्मित संबंध है, लेकिन इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि सम्मित संबंध नहीं है और तो प्रतिसम्मित संबंध भी नहीं है। तो यह आवश्यक हमारे पास में नहीं है कि अगर संबंध सम्मित नहीं है तो वह प्रतिसम्मित होगा। आप नोट में करके इस बात को मेंशन कर लेंगे कहीं अपने कॉपी पर कि यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि सम्मित संबंध नहीं होने के बाद नहीं होने पर प्रतिसम्मित होगा। हम इसे शॉर्ट में लिख दिए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सम्मित संबंध नहीं होने पर प्रतिसम्मित होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हमने एंटी साइमेट्रिक रिलेशन में दो डिफिनेशन का प्रयोग हमने किया। पहला डिफिनेशन स्टूडेंट मुख्य रूप से यह बताता है कि ऑर्डर पेयर ए बी आर के अंदर हो और ऑर्डर पेयर बी ए भी आर के अंदर हो और रिजल्ट ए इक्वल्स टू बी हो, तब उस संबंध को एंटी साइमेट्रिक संबंध, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी के केस में अगर दोनों ऑर्डर पेयर एक साथ आर में नहीं आता है तब उस संबंध को प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। और इसमें दो एग्जाम्पल हमने लिया, एक इनइक्वलिटीज से और दूसरा सबसेट से, उप समुच्चय से। ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि आपका एंटी साइमेट्रिक रिलेशन है। डिजिट के फॉर्म में हम आने के बाद हमने देखा कि एक रिलेशन लिए, उस रिलेशन में हमने देखा कि वह रिलेशन सम्मित संबंध नहीं है, तो वो प्रतिसम्मित संबंध हो गया। यहां से यह तथ्य निकल कर आता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं या हमारा सारे स्टूडेंट ऐसा सोच लेते हैं कि अगर संबंध सम्मित नहीं है तो वो प्रतिसम्मित होगा, जो सोचना बिल्कुल गलत है। कभी कभी संबंध
सम्मित नहीं होने के बाद भी प्रतिसम्मित नहीं होता है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। ये एग्जाम्पल हम आपको रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि एक स्टूडेंट से किसी एग्जामिनेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वहां हमारा विद्यार्थी कहा कि सर ये तो हमारा साइमेट्रिक नहीं है, सम्मित नहीं है, इसलिए वो एंटी साइमेट्रिक हो जाएगा। ऐसा गलती करके स्टूडेंट एग्जामिनेशन से आया था। उस दिन से इस तथ्य को, इस एग्जाम्पल को हम बताना शुरू किए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे। एक और बात को देखते हैं, यह हमारा 8वां नंबर संबंध था। एक और एनसीईआरटी में एक टर्म का प्रयोग किया गया है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन। तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन क्या है। अब एक संबंध और हमें पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, सर्वांगसम मॉडुलो संबंध। अब देखते हैं सर्वांगसम मॉडुलो संबंध क्या है। जब आप क्वेश्चन 12th का बनाएंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें यह टर्म आपके पास में मिलेगा, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन, इसमें दो संख्याएं लेते हैं और दोनों पूर्णांक संख्या है। माना कि ए तथा बी दो पूर्णांक संख्या है, मीन्स दोनों इंटीजर है। ए और बी दोनों हमारे पास में इंटीजर है। एक संख्या यम जो है वो धन पूर्णांक संख्या मानते हैं, तथा यम एक धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या है, कहने का अर्थ है पॉजिटिव इंटीजर से। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ए बी का सर्वांगसम मॉडुलो यम कहलाता है यदि ए माइनस बी यम से विभाज्य हो। यही मुख्य डिफिनेशन है। ए बी का सर्वांगसम मॉडुलो यम कहलाता है यदि ए माइनस बी से विभाज्य हो। अब अगर इसे हम संकेत में लिखें, सिंबल में लिखें, तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे और उसके बाद 3 लाइन देंगे, बी लिखेंगे और मॉडुलो है तो यम ओ डी लिखेंगे और यम लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या? ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो यम। इसे पढ़ेंगे क्या हम लोग? तो इसको ध्यान रखना है। ए सर्वांगसम बी मॉडुलो यम। ए सर्वांगसम बी, ये 3 लाइन सर्वांगसम के लिए है, तो ए सर्वांगसम बी मॉडुलो यम। और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा
कि a माइनस बी जो है इसका अर्थ हो गया, इंप्लाइज कर देते हैं कि a माइनस बी यम से विभाज्य है। a माइनस बी यम से विभाज्य है, ये इसका अर्थ है। इस टर्म का भी प्रयोग आपको बहुत अधिक मिलेगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, 10 और 4 मॉडुलो 2 लिखा हुआ आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि 10 माइनस 4 देख रहे हैं 2 से विभाज्य है। इसका अर्थ यही है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, विभाज्य है। मीन्स 6 कह सकते हैं 2 से विभाज्य है। अगर ये विभाज्य है तब इसे लिखेंगे इस प्रकार से 10 कॉन्ग्रेंस 4 मॉडुलो 2। और अगर विभाज्य नहीं है तो आपका कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। जैसे 15 कॉन्ग्रेंट माइनस 2 लिखते हैं मॉडुलो 2। तो ये लिखने का मतलब क्या है कि आप इसे माइनस करेंगे तो 15 माइनस ऑफ माइनस 2 हो गया, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 17 हो जाता है और 17 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये जो सर्वांशम लिखे हैं वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसे काट देंगे। इसका मतलब है कि ये 15 जो है सर्वांग सम नहीं है -2 का और मॉडुलो 2 का। इस प्रकार से आप इस बात को समझ सकते हैं। हम दोनों एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। नंबर 3 लिखते हैं, 3n सर्वांशम है n का और मॉडुलो देते हैं n, इस प्रकार से। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 3n माइनस n से विभाज्य है। क्या यह स्टेटमेंट सत्य है? अगर सत्य है तो यह लिखा हुआ स्टेटमेंट सही है। तो यह आ गया 2n, और 2n n से विभाज्य है, क्योंकि n से विभाज्य करेंगे तो यहां n से विभाज्य करेंगे तो रिजल्ट 2 मिलेगा। तो ये कथन जो है वो सही है, कथन सही है। और जब कथन सही है इसका मतलब कि ये लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा सही है कि 3n सर्वांशम होगा n का मॉडुलो n का। तो आपके पास जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये टर्म आपके पास में आएगा स्टूडेंट। कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो टर्म आपके पास क्वेश्चन में, थ्योरीज में नहीं है। एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन आप बनाएंगे प्रूफ करने के लिए कि कौन कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, तुल्यता संबंध को शो करता है, जब आप प्रश्न बनाएंगे तो उस प्रश्न में आपको ये टर्म आपको सर्वांगसम मॉडुलो संबंध आपको मिलेगा। इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। और भी अनदर एग्जांपल सब में 2 और 2 से ही डिवाइड किए। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 25 कॉन्ग्रेंट 5 कर लेते हैं, मॉडुलो 4 कर लेते हैं। देखते हैं ये 25 माइनस 5
4 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 4 से विभाज्य है। चेक करते हैं कि कथन सही है या गलत है। तो ये 20 आ गया और 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य है क्योंकि 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब ये कथन सही है। और जब कथन सही है इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगर स्टेटमेंट गलत होता तो इस प्रकार से काट देते। जैसे एक अनदर एग्जांपल 5 नंबर लेते हैं। एक एग्जांपल 5 नंबर हम लेते हैं। 19 और माइनस नहीं, सर्वांशम कॉन्ग्रेंट 3 मॉडुलो 5। देखते हैं इसका टेस्ट करके। तो ये 19 माइनस 3 5 से विभाज्य होना चाहिए, माने 5 से विभाज्य है। इसका अर्थ हुआ कि 16, 19 माइनस 3 करेंगे 16, 5 से विभाज्य है। और ये कथन गलत है, ये जो कथन है वो गलत है। और जब कथन गलत है इसलिए आप कहेंगे कि 19 आपका कॉन्ग्रेंट नहीं है 3 का मॉडुलो 5। तो आपके पास इस प्रकार से कटा हुआ भी मिलेगा स्टूडेंट, और इस प्रकार से आपको कैंसिल कर लेना है एग्जाम्पल में और इसको एक्यूरेट करना है। तो ये हमारा हुआ कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो संबंध क्या है। इस प्रकार से हम संबंध के सारे थ्योरीज को एग्जाम्पल के साथ स्टडी कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर्स में, अगले क्लास में हम आपको प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे, जिसके आधार पर आप अपनी इस किताब को, आप अपनी बुक को, पाठ्य पुस्तक को के एक एक प्रश्न को आप इजीली बना सकते हैं। तो आज का जो क्लास है यहीं हम रोकते हैं स्टूडेंट, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।